पिछले क्लास में हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अध्ययन किया और हमने पाया कि गुरुत्व के अधीन गति के लिए गति के समीकरणों में थोड़ा बदलाव हो जाता है और यदि वस्तु नीचे की ओर गिर रही होती है तब गति के समीकरण में पहला समीकरण हो जाता है v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। और इसे हमने कैसे प्राप्त किया था? न्यूटन के गति के समीकरण में एक ही जगह पे g रखा हुआ था, क्योंकि नीचे की तरफ जब वस्तु गिर रही होती है तो उसके वेग में वृद्धि हो रही होती है, यानी कि त्वरण धनात्मक होता है। तब हम लोग गति के समीकरण में a को g से बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और s को हमने रिप्लेस किया था h से, और h के बारे में आप लोगों को बताया गया कि h जो है गिरती हुई वस्तु द्वारा t समय में तय की गई ऊंचाई है। ओके, इसको हम लोग आसान भाषा में गहराई भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको गहराई भी लिख सकते हैं आसान भाषा के लिए। ओके, और जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब उस समय क्या होता है कि वस्तु का वेग निरंतर घटता जाता है, इसलिए हम लोग त्वरण को ऋणात्मक लिखते हैं, यानी कि a को माइनस जी से बदलना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, तो गति के समीकरण इस प्रकार होते हैं। पहला समीकरण हो जाता है v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाता है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। और इस बार h जो है ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा t समय में तय की गई ऊंचाई, और इसे आसान भाषा में ऊंचाई ही कहते हैं, इसको गहराई नहीं कहते। वस्तु जब नीचे की तरफ गिर रही होती है तो ऊंचाई को गहराई बताते हैं, और जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बातें क्लियर रही होंगी। तो आज हम लोग इन फार्मूलों पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है, तो ज्ञात कीजिए पहला अधिकतम ऊंचाई, जहां तक गेंद पहुंचती है, और दूसरा है इसी में पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। ओके, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, क्या दिया गया है वो लिख लिया जाता है। तो दिया है, क्या दिया है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंकी गई है, तो ऊपर की ओर फेंकी गई है, इसका मतलब इसका वेग तो घटने वाला है, यानी कि गति के समीकरण में ऊपर की तरफ गति करती हुई वस्तु के लिए जो समीकरण हम लोग लिखे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर इतना वेग से फेंकी जाती है, यानी कि प्रारंभिक वेग दे दिया है u बराबर 49 मीटर पर सेकेंड,
ओके। तो ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई। तो एक बात तो पक्का है कि जब सबसे उच्चतम बिंदु पे वस्तु पहुंचेगी तो वहां पे उसका वेग 0 हो जाएगा और इसके बाद वस्तु नीचे की तरफ गिरने लगेगी। ठीक है, तो हमको भी पता चल गया। तो ज्ञात कीजिए अधिकतम ऊंचाई। तो नंबर 1 ज्ञात करना है। नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें कि ये सारे मिल जाते हैं मान? बिल्कुल है। और एक बात आपको पता है कि जब ये गति कर रही है गुरुत्व के अधीन, इसका मतलब इसमें त्वरण जो होगा वो a बराबर प्लस जी होगा। और जी का मान आप लोगों ने लिखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना रहता है, कभी कभी दे भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब हमको इतनी बातें पता है तो हम लोग लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार यहाँ पर आपके पास दो तरीके रहेंगे। या तो गति के समीकरण रखिए, उसमें ए का मान रखिए, या फिर आपको लिखाया गया कि ऊपर की ओर गति कर रही होती है तो गति के समीकरण क्या हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो तीसरा समीकरण बताता है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर की तरफ गति कर रही है, -2GH, ये आपको बताया गया है। तो हम लोग इसी में सारे मान रख देंगे। आपको पता है यहाँ पे कि भी पता है, यू भी पता है, जी का मान पता है और एच हमको निकालना है। तो सारे मान यहाँ पे हैं, सारे मान रख दिया जाए अगर, तो हमको मिलेगा 0 बराबर, क्योंकि भी का मान 0 है, यू का मान अभी नहीं रखते हैं, अभी थोड़ी देर में रख लिया जाएगा हम लोग, यू स्क्वायर -2GH। अब हम लोग इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमको पता चलेगा, अथवा यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2GH के, अथवा हम लोग लिख सकते हैं H बराबर यू स्क्वायर बटा 2G। यू का मान रख दीजिए अब 49 इंटू 49, 2 इंटू 9.8। अब 9.8 को हटाने के लिए दशमलव को ऊपर नीचे हम लोग 10 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 49 गुणे 49 गुणे 10 बटा 2 इंटू 10 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 98। अब ये हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया है। 49 से 98 दो बार में कट जाएगा, 2 से 10 जो है 5 बार में कट जाएगा, और आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अतः H बराबर 49 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 245, और नीचे 2 है, ये हो जाएगा 122.5 मीटर। कितना ऊपर तक जाएगा? 122.5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, अब दूसरा में आपको पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय कितना होगा। हमने ऊपर की तरफ मान लेते हैं, यहाँ से वस्तु फेंकी है ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ तक गई है। यहाँ पे इसके पास u वेग था, यहाँ पे इसके पास v वेग हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय निकाल लें तो जितने टाइम में वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ भी आएगी। यानी कि ऊपर जाने का समय पता चल गया तो उसका 2 गुना कर देंगे तो ऊपर से नीचे आने का समय पता चल जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय कितना होगा। तो कुल समय तो इतना ही होगा, जितने टाइम में जाएगा जितने टाइम में आएगा, अगर उसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कुल समय मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको समय निकालना है, हमको भी पता है और यू पता है, और हमको त्वरण भी पता है। तो हम लोग पहले समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। गति के प्रथम
समीकरण से, याद रखिएगा यहाँ पे नियम नहीं लिखा जा रहा है, समीकरण लिखा जा रहा है। प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर फेंका गया है वस्तु, तो v का मान 0 है, तो जीरो करेंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी कि हमको मिल जाएगा, अतः जी टी बराबर u अथवा t बराबर u बटा जी। u कितना है 49, g है 9.8। फिर से वही काम करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करते ही हमको इसका मान मिल जाएगा 490। 49 गुणे 10 लिखें तो ज़्यादा आसान रहेगा, नीचे हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि हमको मिला, अतः t बराबर 5 सेकंड, इतना मिला। लेकिन ये तो कुल समय है नहीं, ये तो आधा समय है खाली ऊपर पहुंचने का। तो चूंकि वस्तु जितने समय में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, उतने ही समय में नीचे भी आएगी। अतः पृथ्वी की सतह पर वापस आने में लगा कुल समय को अगर हम लोग बड़ा टी से दर्शा दें तो ये हो जाएगा 2 गुना किसका, टी का। ये कितना है, 2 गुणे 5, तो बराबर मिल जाएगा 10 सेकंड, और ये हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है और आंसर आपको देना आता ही है। तो आंसर में सबसे पहला काम यही करना है कि क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है 19.6 मीटर जो है ऊंचाई है, h बराबर दे दिया 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, यानी कि हमने उसको कोई वेग दिया नहीं था, छोड़ा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग हमको पता चल जाएगा 0 है, ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग v बराबर कितना होगा, और आपको पता है कि त्वरण यहाँ पे प्लस g होगा क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना।
अब एक बात यहाँ पे समझिएगा कि बोला है कि पृथ्वी पर पहुँचने से पहले, ऐसा क्यों लिखा गया है? पृथ्वी पहुँचने से पहले, पहुँचकर भी तो बता सकता था। क्योंकि जब पृथ्वी पर पहुँच जाएगा कोई भी वस्तु, नीचे गिर जाएगी तो उसका वेग जीरो हो जाएगा। तो हमको ज्ञात क्या करना रहेगा? यानी कि जैसे ही वो गिरने वाला है, मतलब एकदम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब हमको ज्ञात कर लेना है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहुँचने से पहले, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेगा तो वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पृथ्वी पर गिर ही जाएगा तो उसका तो वेग जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है पृथ्वी पहुँचने से पहले, यानी कि जब वो अधिकतम वेग से गिर रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे वस्तु गिर रही है, तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई तो हमको पता चल गया, लेकिन वस्तु गिर रही है तो ये क्या होगा? गहराई होगा, है ना। तो अब हमको ज्ञात करना है भी के बारे में। तो कोई एक ऐसा फार्मूला आप लोग बताएंगे कि जिसमें ये सारे मिल जाते हैं। तो हमको पता है कि गति के तृतीय समीकरण में ये सारे हैं। तो गति के तृतीय समीकरण से हमको पता है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है। भी हमको ज्ञात ही करना है, यू हमको पता है और सारी बातें पता है ना। तो अगर हम लोग इसको लिखें, इसमें सारे मान रख दें, तो यू स्क्वायर का मान तो है 0, 2G का मान तो हमको मिल गया है 9.8 और इसका मान हमको मिला है 19.6। ठीक है, अब देखिए ये कितना आसान सवाल है। अथवा भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.6 गुणे 19.6, है ना। 2 में 9.8 का गुणा करेंगे 19.6 हो जाएगा, और 19.6 पहले से है। अतः भी बराबर करड़ी में 19.6 गुणे 19.6, और आपको वर्गमूल निकालना पहले ही क्लास में बता दिया गया है। तो यहाँ पे 2 बार है और वर्गमूल निकालना है, बड़े आराम से 19.6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी कि इतने वेग से वो गिरने ही वाला था, फिर इसके बाद गिर गया तो वेग जीरो हो गया। ओके, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले हमको अंतिम वेग मिल गया 19.6 मीटर पर सेकंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। वो है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। ज्ञात कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ
मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। फिर से वही काम करना है लेकिन थोड़ा समझने के बाद। एक चोटी है, सॉरी एक मीनार है और उसकी एक चोटी है। ये मान लेते हैं मीनार है, ये उसकी चोटी है। इसकी ऊंचाई बता दी गई है कि 100 मीटर है, तो हम लोग मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, तो ये हो गई 100 मीटर। तो ये काम भी करते रहते हैं। दिया है h बराबर 100 मीटर। ओके, अब यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक ऊपर से फेंकी जा रही है, एक नीचे से गिराई फेंकी जा रही है। गड़बड़ हो गया, एक ऊपर से गिराई जा रही है, एक नीचे से फेंकी जा रही है। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं ऊपर वाले के लिए हम लोग बिंदु 1 मान लेते हैं, चोटी को हम लोग बिंदु 1 मान लेते हैं और भूमि को हम लोग बिंदु 2 मान लेते हैं। तो बिंदु 1 पर उसका वेग जो होगा u1, मतलब प्रारंभिक वेग, जो वस्तु गिराई जा रही है ऊपर से उसके लिए u1 मतलब गिराई जा रही है, तो उसका वेग जो प्रारंभिक होगा वो 0 होगा। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसी समय कोई दूसरा पत्थर नीचे से फेंका जा रहा है, तो बिंदु 2 के लिए हम लोग मान लेते हैं प्रारंभिक वेग बिंदु 2 पर वो दे दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए हैं। तो नीचे वाला मान लेते हैं। तो आपको पूछा गया है, पहले ये देख लीजिए, ज्ञात कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, यानी कि समय और दूरी दोनों निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर जाके एक यहाँ से फेंका गया, एक यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोनों एक साथ मिलते हैं, तो ये ऊंचाई होगी कुछ। तो हम मान लेते हैं बिंदु 2 से इस बिंदु जहाँ पर मिले हैं इसको हम लोग बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x है। ओके, तो ये अगर x हो जाएगा और पूरी ऊंचाई h है, तो जो बाकी की ऊंचाई है वो हो जाएगा h माइनस एक्स। क्लियर है? तो अब हम लोग ये बातें लिख लेते हैं। माना दोनों पत्थर धरती से या फिर पृथ्वी से x ऊंचाई पर मिलते हैं, अतः पहले पत्थर द्वारा पहला पत्थर क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, द्वारा तय की गई ऊंचाई भी लिख सकते हैं, गहराई भी लिख सकते हैं, क्योंकि पत्थर जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गहराई लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबको समझ में भी आएगा। तय की गई गहराई h माइनस एक्स होगी, h माइनस एक्स मीटर होगी, जहाँ अभी हमने बताया नहीं कि h क्या है, जहाँ h बराबर मीनार की ऊंचाई है। ओके, तथा दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई ऊंचाई x मीटर होगी। ठीक, माना दोनों पत्थरों द्वारा लिया या फिर लिखें लिए गए समय
समय T1 तथा T2 हैं, परंतु T1 बराबर होगा T2 के, क्योंकि जितने समय में ये ऊपर गया है उतने ही समय में ये नीचे भी आया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस T1 और T2 को केवल T मान लेते हैं। ठीक, परंतु T1 बराबर T2 बराबर T होगा। ठीक है, अतः पहले पत्थर के लिए गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग लिख सकते हैं, पहला पत्थर कितना ऊंचाई नीचे ही आया है h माइनस एक्स, उसका प्रारंभिक वेग है u1, समय लिया गया है t प्लस हाफ GT²। इसमें सारे अगर मान रख दिए जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, अथवा 100 माइनस एक्स बराबर होगा, u1 का मान तो 0 है, हाफ इंटू जी का मान 10 रख रहे हैं हम लोग, और इंटू T² हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अथवा 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 5T²। ओके, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक और लिख देते हैं, अथवा x को उधर भेज दीजिए, बाकी को इधर भेज दीजिए, तो हमको मिलेगा x बराबर 100 माइनस 5T²। ये होगा समीकरण 1। तथा दूसरे पत्थर के लिए गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा पत्थर जो है x ऊंचाई तय किया है, उसका वेग है u2, समय लिया गया है t माइनस हाफ GT²। x का मान तो हमको पता चली गया है समीकरण 1 से, तो सारे मान रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान तथा बाकी सभी मान रखने पर हमको मिलेगा 100 माइनस 5T² बराबर u2 का मान हमको पता है 25 मीटर पर सेकेंड, और t तो t पहले से ही है, माइनस 1/2 जी का मान हम लोग 10 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5T²। ओके, तो माइनस 5T² इधर है, माइनस 5T² इधर है, दोनों कट जाएंगे, मिल जाएगा 25T बराबर 100, या फिर हम कह सकते हैं, अथवा T का मान मिल जाएगा 100/25 बराबर 4 सेकंड। ठीक है, इस T का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे T का मान, तो हमको मिल जाएगा x बराबर 100 माइनस 5 गुणे 4 का स्क्वायर, क्योंकि T² है, बराबर 100 माइनस ये हो जाएगा 16 और 5 80, ये बराबर 20 मीटर। अतः दोनों पत्थर, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पत्थर 4 सेकंड बाद पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर
ऊंचाई पर मिलेंगे। हो गया आंसर कंप्लीट। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। नंबर 2, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा नंबर 3, 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। ठीक है, तो ये है आखिरी क्वेश्चन। और अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो मान लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर ये है कि एक वस्तु है, गेंद है, जो ऊपर की ओर फेंकी गई है। तो ये 6 सेकंड बाद वापस आ जाती है। ठीक है, तो फिगर बस इतना ही रहेगा। आंसर में लिखते हैं पहले क्या क्या दिया है। कुल समय दिया है। कुल समय को हम लोग बड़े टी से दिखाते हैं, 6 सेकंड। और ये किसके बराबर होगा? 2 गुना टी का। कौन सा टी? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो लिख देते हैं यहाँ टी बराबर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय होगा। टी समय में ये ऊपर पहुंचा है, फिर उसी टी समय में नीचे आ गया है, तो कुल मिला के 6 सेकंड लग गए हैं। अतः हमको मिल जाएगा टी बराबर 3 सेकंड, यानी कि अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने पे कितना समय लग गया है? 3 सेकंड। और क्या पता है हमको? तो ज्ञात करना है। सीधे हम लोग पहले नंबर पे आते हैं। ज्ञात करना है कि किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। और आपको पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर, चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है। अतः v बराबर 0, यानी कि अंतिम वेग हमको अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में मिल गया 0। यहाँ पे v बराबर 0 है, यहाँ पर u है। u बराबर अभी हमको पता ही करना है ना। और किस वेग से ऊपर पूछी गई है?
अतः गति के प्रथम समीकरण में अगर ये सारे मान हम लोग रख देंगे तो हमको वो मान मिल जाएगा। प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है। सारे मान रखिए। v पता चल गया है 0, u हमको ज्ञात करना है, माइनस जी का मान हम लोग सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं, और t का मान तो पता है 3 सेकेंड। ओके, तो अतः हमको मिल गया u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग 9.8 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ओके, तो हमको u पता चल गया। अब हम लोग आ गए दूसरे पे। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, यानी कि 3 सेकंड में वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं गति के द्वितीय में रख दीजिए या तृतीय में रख दीजिए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो हम लोग गति के तृतीय समीकरण से हल करते हैं, द्वितीय से भी हल करेंगे वही आएगा। गति के तृतीय समीकरण से हमको पता चलेगा कि एच नहीं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। हमको h पता करना है, अधिकतम ऊंचाई को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ h बराबर अधिकतम ऊंचाई मान रखिए। ये हो गया 0, u स्क्वायर का मान रखेंगे तो 30 गुणे 30 900, माइनस g का मान 10 रखना है तो ये 20h, अथवा 900 को इधर भेज दीजिए, चाहे इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 20h बराबर 900, 20 से भाग देंगे 0 कट जाएगा, आ जाएगा h बराबर 45 मीटर। ये होगी उसकी अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, अब आखिरी वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बोला है कि 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी, है ना। तो अब आप देखिए फिगर में कि 3 सेकेंड में ऊपर पहुंचा है, अब चौथे सेकंड में तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा ना। तो यानी कि 1 सेकंड में कितना गिरेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं वो x ऊंचाई पर है, तो ये होगा चौथे सेकंड में इसकी स्थिति, और ये है इसकी अधिकतम ऊंचाई h। तो अगर इसको x मानेंगे तो ये h माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अगर हमको x का मान पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि चौथे सेकंड में कहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया है कि वो गिरा कितना है, h माइनस एक्स। तो लिखते हैं माना 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति पृथ्वी से x ऊंचाई, x मीटर ऊंचाई पर है, अतः x गेंद द्वारा 1 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई से गिरी हुई ऊंचाई के बराबर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो हम लोग इसको x को हटा देंगे,
गेंद द्वारा 1 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई से गिरी हुई ऊंचाई h-x के बराबर होगी तथा गति के द्वितीय समीकरण से हमको पता चलेगा कि जो गिरी हुई ऊंचाई है वो h-x के बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे ut लिखना है, तो u कितना होगा इसके लिए देखिए। अब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्रारंभिक वेग ये v होगा जो कि 0 है, ठीक है। ऊपर से 1 सेकंड में नीचे गिरा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे vt, जहाँ पे t जो है 1 सेकंड है और v 0 हमको पता ही है, प्लस हाफ g(t²) सारे मान रखिए। h का मान हमको पता चला है 45 मीटर, x का मान हमको पता ही करना है, v का मान 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया। हाफ g का मान 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, और हाफ g का मान 5 हो जाएगा ना, 1/2 इंटू 10, तो 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। t का मान 1 है तो ये तो t² बराबर 1 का 1 ही रहेगा, अथवा x बराबर 45 माइनस 5 बराबर 40 मीटर, ठीक है। अर्थात गेंद धरती से 40 मीटर की ऊंचाई पर होगी, ठीक है। कब? 4 सेकंड पश्चात। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।